क़ाज़ी मोहम्मद अनीसुल हक़ साहब का शुमार हमारे रियासत कर्नाटक के मुमताज़ शख्सियतों में होता था, जिन्होंने उर्दू के कास के हवाले से काबिल तहसीन खिदमात अंजाम दी हैं। हुकूमत हिंद के मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज में कई अहम ओहदों पर आपने काम किया। कर्नाटक के अलावा कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के स्टेशंस के वो डायरेक्टर रहे और एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ दूरदर्शन के ओहदे पर वो फाइज होने के बाद वजीफ़ा याब हुए। मुझे उनके ताल्लुक़ से ये कहते हुए बड़ी खुशी महसूस होती है और फ़ख्र भी महसूस होता है कि उन्होंने ख़ुद को हमेशा उर्दू के जहदकार की हैसियत से अपने आप को मुस्तैद रखा। बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में शुबा उर्दू के क़ियाम के लिए जो तहरीक चली उसकी क़ियादत आपने की। कई अदबी अंजुमनों से वो वाबस्ता रहें। उर्दू के कास के लिए फ़ंड रेजिंग के जो भी प्रोजेक्ट्स हुआ करते थे उर्दू की बक़ा के लिए, उसमें वो आगे आगे रहा करते थे। अपने ग्रेजुएशन के ज़माने ही से वो कई अदबी अंजुमनों से, मिली इदारों से वाबस्ता रहें। अपने करियर का आगाज़ दरस व तदरीस से उर्दू लेक्चरर की हैसियत से शुरू करने वाले क़ाज़ी मोहम्मद अनीसुल हक़ उर्दू के साहिब तर्ज़ अफ़साने निगारों में उनका शुमार होता है। मुझे अच्छी तरह याद है कि उनके अफ़साने हिंदुस्तान के मकबूल तरीन रिसालों में शाये हुआ करते थे। उनके अफ़सानों का मजमुआ मसीहा की मौत अदबी हल्क़ों में काफ़ी सराहा गया और डॉक्टर आबिद हुसैन के मज़ामीन में तंज़ व मिज़ाह, ये इनकी किताब भी काफ़ी बहस का मौजू रही। और कर्नाटक की मुमताज़ शख्सियतों के साथ जो इनके ताल्लुक़ात थे, जिस तरह उन शख्सियात को उन्होंने बड़े क़रीब से देखा था, उन पे खाका नुमा मज़ामीन लिखे जो उनकी किताब नफूस बरगज़ीदा में यकजा हुए हैं। मैं समझता हूँ कि ये किताब हमारी रियासत के जो असरी मंज़रनामा है, रियासत मैसूर, फिर उसके बाद जो रियासत कर्नाटक इसका नाम हुआ, इसमें जो अहम क़ायदीन रहे हैं, समाजी खिदमत गुज़ार रहे हैं, उनकी खिदमत का अहाता और आने वाली नस्लों को रोशनास करवाने के लिए उन्होंने बहुत अहम काम किया है। इसके अलावा एक अंग्रेज़ी नावल फ़िरदौस विमेन एम्पावरमेंट के मौजू पर उन्होंने लिखा, जो काफ़ी मशहूर हुआ है। आपके अफ़सानों के तर्जुमे कन्नड़, हिंदी और दीगर ज़बानों में भी हुए हैं। वजीफ़ा याबी के बाद ख़ुद को उन्होंने कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए वक़्फ़ कर रखा था। मिली काज़ से उनको गहरी वाबस्तगी थी और जहाँ भी मिलत के सुधार के लिए गौर ख़ौज़ होता, डिस्कशन होता, अमली काम होता, वहाँ वो हमेशा ख़ुद को शामिल रखा करते थे। क़ाज़ी मोहम्मद अनीसुल हक़ साहब के ताल्लुक़ से मैं ये कहूँ आपको कि वो हमेशा ये चाहते थे कि मकामी सतह पर, सूबाई सतह पर जो लोग टैलेंटेड हैं, हुनरमंद हैं, उनकी खिदमत को रिकग्नाइज़ किया जाए, उनकी खिदमत का एतराफ़ किया जाए। वो हमेशा ये चाहते थे कि पूरे मुल्क में अगर हम देखें तो हमारी रियासत के नौजवान जो हैं, जो लिखने वाले हैं, वो किसी से कम नहीं हैं। इसीलिए वो किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन जो किया जाता है अलग अलग शोबों में, उसके ख़िलाफ़ थे। उन्होंने हमेशा लोकल टैलेंट को प्रमोट किया। जब वो बेंगलुरु दूरदर्शन के डायरेक्टर बनकर आए हैं तो सालार के लिए मैंने उनका मुफस्सिल इंटरव्यू किया था। फिर इसके बाद जब यहाँ बेंगलुरु दूरदर्शन से उर्दू प्रोग्राम का आगाज़ हुआ, इन्हीं की काविशों का वो नतीजा था। मेरे पास उन दिनों मैं किसी और शहर में मुलाजिमत करता था। मेरे पास एक टेलीग्राम आया, दूरदर्शन डायरेक्टर के हैसियत से उन्होंने एक पैगाम भेजा था टेलीग्राम में कि मुझसे मैं मिलूं।
जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे हिंदुस्तान में देहातों की तरक्की के बारे में मैं क्या जानता हूँ उस पर मुझे फ़िलबदी तौर पर कुछ कहने के लिए कहा। फिर उसके बाद वो मुझे नीचे लाए और मेकअप रूम में ले गए। फिर वहाँ से एक हल्का सा मेकअप करने के बाद मुझे स्टूडियो ले आए। वहाँ मैंने पहली बार देखा कि मेरा कोई तजुर्बा टेलीविज़न कैमरे के सामना करने के ताल्लुक़ से कोई नहीं था, कोई मुझे तजुर्बा नहीं था इसका। वहाँ मैंने देखा कि साबिक़ रियासती वज़ीर एस.एम. यहिया हैं और चीफ़ रिपोर्टर रोज़नामा सालार के अली हफ़ीज़ साहब भी वहाँ बैठे थे। बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग के प्रोफेसर टीम अमीर अहमद साहब भी थे। इनके दरमियान में मुझे बिठाया गया और कहा गया कि एक ट्रायल के एतबार से उस वक्त राजीव गांधी हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म हुआ करते थे और पंचायत राज के ताल्लुक़ से बिल पास हुआ था पार्लियामेंट में, एक्ट भी बना था। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट की बातें उन दिनों अखबारों की सुर्खियों में थी। मुझे कहा गया कि मैं इसी मौजू पर एक डिस्कशन करूं, इसका रिहर्सल करना है। तकरीबन 15-20 मिनट की मेरी गुफ्तगू होती रही। मुझे बात करते हुए एहसास रहा, गुफ्तगू करते हुए, कि भाई कब एक्चुअल रिकॉर्डिंग शुरू होगी। जैसे ही लाइट्स ऑफ हुए, कैमरा बंद हुआ, अनीसुल हक साहब आए, बड़ी शफ़क़त से मुझे कहा कि प्रोग्राम बहुत शानदार आया है। मैंने कहा आपने तो कहा था कि रिहर्सल हो रहा है। उन्होंने कहा अगर मैं वो कह देता तो तुम कॉन्शियस हो जाते, मगर ये तुम्हारा प्रोग्राम बिल्कुल फितरी एतबार से मानेखीज़ रहा है, बहुत अच्छा रहा है। इस तरह उन्होंने मेरा भी हौसला बढ़ाया और मैं बेंगलुरु दूरदर्शन पे जो उर्दू का प्रोग्राम आज भी चल रहा है उसका दूसरा प्रोग्राम मैंने किया था और इस तरह से टेलीविज़न पर मेरी जो अदना सी खिदमत रही हैं उसका सिलसिला भी चल पड़ा। आज जब लिखने का मौका मिला है मुझे, तो मैं जब भी लिखता रहा हूँ, मेरे कॉलम पढ़कर कई बार उन्होंने मुझे फ़ोन पर अपने मशवरों से नवाजा, अपनी राय दी, मुख्तलिफ़ नुकात पर लिखने के लिए मुझे उन्होंने आगाह किया और मुझे वो सलाह भी देते रहे कि किन किन मौज़ूआत पर लिखूं। अभी हाल ही की बात है कि वो उनका इंतकाल 30 जून को हुआ है। 2 जून मेरे कालम निगारी के 10 साल मुकम्मल हुए और उस दिन रोज़नामा सालार में मेरा कालम अक्सरक्स की 5वीं कड़ी जो शाये हुई थी उस पर उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी। बड़ी देर तक वो बात करते रहे और मुझे इसरार किया कि उन तमाम मेरे 500 कालम को मैं किताबी शक्ल में अलग अलग एडिशंस में मैं उसको पेश करूं ताकि वो महफूज रह सके मेरा काम। बड़ी क़द्र की निगाह से देखते थे। हमेशा उन्होंने मुझे अपनी मोहब्बतों से, शफ़क़तों से नवाजा। कई बार ऐसे मौके मिले हैं कि कई अदबी प्रोग्रामों में, मिली काज से जुड़े मुशावरती इजलास में उनके साथ मुझे बैठने का, उनको सुनने का, उनको समझने का मुझे मौका मिला। बड़ी खूबियों के मालिक थे। आज मुझे लगता है कि वेल मैनर्ड कोई शख्स नज़र आता है, बाऔसाफ बाअखलाक, ये आज एक गनीमत है। इट हैज़ बिकम ए वेरी रेयरिटी टू फाइंड ए पर्सन हु इज़ वेल मैनर्ड। अनीसुल हक साहब को मैंने हर एतबार से वेल मैनर्ड पाया है। अदब का ज़ौक़, ज़बान का ज़ौक़ उनके पास था। मुल्क के तमाम मसाइल पर उनकी निगाह थी। मुसलमानों की हालात पर भी उनकी गहरी निगाह थी। उनका मुशाहिदा, उनका तजुर्बा भी बहुत ही गहरा था। कई अखबारात के लिए उन्होंने अलग अलग मौज़ूआत पर मज़ामीन भी लिखे हैं। रोज़नामा सियासत बेंगलोर के एडिशन के लिए भी वो मुस्तक़िल तौर पर मज़ामीन लिखते रहे। ख़बरों से जुड़ा हुआ एक कालम वो लिखा करते थे, ख़बरस्तान, और चुटकुले जो हालात पर होते हैं, जो तंज़ होता था, वो चुटकुलों के तौर पर वो लिखा भी करते थे। उनके कई मज़ामीन फ़िक्र अंगेज़ रहे हैं, बड़ी खूबियों के मालिक थे। हमारे दरमियान से उनका उठ जाना हम सब के लिए बाइस मलाल है। मैं रब करीम से दुआ गो हूँ कि अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे, उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके तमाम लवाहिक़ीन को सब्र जमील से नवाज़े।